अध्याय 1 परिचय और शुरुआत। भव्यता और महत्वाकांक्षा के इस शहर में दो परिवार अपनी शक्ति और समृद्धि के चमचमाते प्रतीक बने हुए थे। मेहरा परिवार, जो नवाचार और धन का पर्याय बन चुका था और जिसका नेतृत्व कद्दावर राजेश मेहरा कर रहे थे, और रॉय परिवार, जिनकी पीढ़ियां सेना में सेवा करते हुए सम्मान, देशभक्ति और प्रतिष्ठा का एक अटूट इतिहास बना चुकी थी। इन दोनों परिवारों के रास्ते अनजाने में एक दूसरे से ऐसे टकराने वाले थे कि उनके सजीले जीवन उथल-पुथल में आ जाते और उनके दिलों की गहराइयों में छिपी कमजोरियां सामने आ जाती। आदित्य मेहरा मेहरा परिवार का नगीना था, उनका सुनहरा बेटा जो अपने पिता की आजीवन मेहनत और महत्वाकांक्षा का साक्षात रूप था। लंबा, नुकीली विशेषताओं के साथ और आंखों में एक चमक थी जो किसी भी सभा का ध्यान खींच लेती। मेहरा समूह के सीईओ के रूप में उसने अपनी विशाल साम्राज्य, रियल एस्टेट से लेकर प्रौद्योगिकी तक, को कुशलता से संभाल रखा था। विदेश से एमबीए की पढ़ाई ने न केवल उसे व्यावसायिक ज्ञान दिया, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क भी दिया जो महाद्वीपों में फैला हुआ था। बाहरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति दिखता था जो बेफिक्र होकर चमकदमक भरी पार्टियों, बोर्डरूम्स और विशेष गोल्फ कोर्स में घुल मिल जाता है, परंतु उसकी करीबी लोगों को ही उसके भीतर का अस्थिरता पता था। उसकी इस सफलता और शक्ति के आवरण के नीचे एक सच्चे जुड़ाव की तलाश थी, जो महत्वाकांक्षा या पारिवारिक उम्मीदों के साए में न छुपे। रॉय परिवार अलग था। उनका जीवन अनुशासन और कर्तव्य के कठोर मानकों पर टिका था। अरिजीत रॉय, सबसे कम उम्र के नौसेना अधिकारी जो सम्मान के साथ अपनी जगह बना चुके थे, इन आदर्शों का जीवंत उदाहरण थे। एक लंबा और चौड़े कंधों वाला इंसान, जिसकी चेहरे पर सधी हुई गंभीरता रहती थी, जैसे वह जीवन और समंदर दोनों पर किसी भी तूफान को झेल सकता था। उसकी राह तो जैसे शुरू से ही तय थी। उसके पिता द्वारा सिखाई देशभक्ति और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की कड़ी ट्रेनिंग ने उसे उसी दिशा में ढाल दिया था। लेकिन उसके इस शांत बाहरी रूप के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा था जो सरल, शांत पलों के सपने देखता था, जो हमेशा उसकी पहुंच से दूर होते थे। अरिजीत का अपनी बहन गीतांजलि रॉय के साथ संबंध एक अद्वितीय बंधन था, जो उनके संघर्ष और जिम्मेदारियों के धधकते पल में मजबूत हुआ था। उनकी मां के असमय निधन के बाद गीतांजलि ने देखभाल करने की भूमिका निभाई थी। उसके स्वभाव में एक मां जैसी देखभाल करने की भावना थी, और उसकी तीव्र बुद्धि और अडिग संकल्प उसकी ताकत थे। उसका विवाह राजीव सिन्हा से हुआ था, जो देश के शीर्ष बैंकों में से एक के प्रभावशाली चेयरमैन थे। राजीव, समझदार और शांत, एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी एक शब्द से बोर्डरूम्स का माहौल बदल जाता था, और उसकी पहुंच सरकार और समाज के उच्च वर्ग में तक थी। गीतांजलि और राजीव एक ऐसी जोड़ी थे जो एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों का सुंदर सामंजस्य पेश करते थे। काव्या शर्मा रॉय एक ऐसी महिला थी जो सहजता से ही अपनी सादगी और शालीनता को पहन लेती थी। उसकी सुंदरता बाहरी रूप तक सीमित नहीं थी, इसमें एक शांत बुद्धिमानी भी शामिल थी, जिसने कभी उसके विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का ध्यान आकर्षित किया था। उसने साहित्य का गहन अध्ययन किया था और लोगों के दिलों को छूने वाली कहानियां लिखने का सपना देखा था। लेकिन जीवन ने उसकी दिशा बदल दी थी। अरिजीत से विवाह के बाद उसने अपने नए जीवन को शालीनता से स्वीकारा और अपनी बेटी अनन्या की देखभाल में मन रमाने लगी। अनन्या एक जीवंत बच्ची थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और उसकी हंसी में जीवन की ताजगी। अनन्या की छवि उसकी मां की नाजुकता और पिता के दृढ़ संकल्प का सुंदर मिश्रण थी, और वह उनके घर में हर कोने में खुशियां बिखेरती थी, भले ही अरिजीत समुद्र की यात्रा पर दूर हो। फिर भी काव्या के लिए ये खुशी के पल अक्सर खामोशी में घुल जाते थे। विशाल, खाली घर उसे एक नौसेना अधिकारी की पत्नी होने का अकेलापन याद दिलाता था। वह सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होती थी, अनन्या के लिए खेल आयोजन आयोजित करती थी और संतुष्टि का एक परफेक्ट आवरण बनाए रखती थी। लेकिन गहराई में उसकी पुरानी इच्छाओं की गूंज अब भी उसके शांत क्षणों में प्रतिध्वनित होती थी, और वह ऐसे संवादों की लालसा महसूस करती थी जो केवल औपचारिकताओं और मां की सलाहों से परे हों। इन दोनों परिवारों की समानांतर दुनियाओं में, एक में शानदार सफलता और रणनीतिक महत्वाकांक्षा, और दूसरे में सम्मान और गहरे बैठे कर्तव्य का जीवन, चमकती सतह के नीचे दरारें बननी शुरू हो गई थी। मंच तैयार हो चुका था ऐसे विकल्पों और मुलाकातों के लिए जो उनके मुखौटों के पीछे छिपी कमजोरी, इच्छा और विश्वासघात को उजागर कर देंगे।
यही उनकी कहानियां भाग्य, लालसा और उन उम्मीदों के भार से आगे बढ़ने वाली थीं, जिन पर न तो महत्वाकांक्षा और न ही वफादारी का कोई नियंत्रण था। अध्याय 2, अप्रत्याशित मुलाकात। कहानी ने एक गर्मी की शाम में एक मोड़ लिया, जब एलिसियम नाम के एक भव्य क्लब में ये दोनों परिवार टकराने वाले थे, जो अपनी जीवंतता और विशिष्टता के लिए जाना जाता था। शहर का अभिजात वर्ग वहां इकट्ठा होता था, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों के भार से कुछ पलों के लिए दूर रह सकें और खुशी और जुड़ाव के पल तलाश सकें। काव्या ने अपनी मित्र मीरा के निमंत्रण को अनिच्छा से स्वीकार किया, जो एक और मित्र के जन्मदिन के जश्न के लिए था। जब वह हल्की रोशनी वाले उस स्थान में दाखिल हुई, जहां संगीतमय लहरें, रंग बिरंगी लाइटें और गिलासों की हल्की खनक थी, तो एक अनजानी घबराहट ने उसे घेर लिया। यह लंबे समय के बाद था जब उसने खुद को इस तरह के जीवंत माहौल में पाया, जो उसके घर की शांत लहरों और अनन्या की कहानियों से बिल्कुल विपरीत था। क्लब में हंसी खुशी का माहौल था और संगीत की धुन पर लोगों के समूह नाच रहे थे, जबकि कुछ लोग मखमली सोफों पर आराम से बैठकर कॉकटेल की चुस्कियां ले रहे थे और गहरे हल्के किस्से साझा कर रहे थे। काव्या अपनी सीट पर बैठ गई, मन में हल्का सा संकोच और एक अनजान सा उत्साह लिए। उसने आसपास देखा, किसी खास को ढूंढते नहीं, पर उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर जाकर ठहर गई। आदित्य मेहरा बार में खड़ा था, अपने कुछ प्रशंसकों और व्यावसायिक साथियों के बीच। उसकी सिग्नेचर मुस्कान, जो आत्मविश्वास और गर्मजोशी से भरी थी, उसके चेहरे पर चमक रही थी जब वह कुछ चुटकुलों का आदान प्रदान कर रहा था और एक टोस्ट उठा रहा था। पूरी तरह से ढले हुए सूट में वह उतना ही करिश्माई लग रहा था जितना उसकी ख्याति थी। उसके आसपास का माहौल इतना चार्ज था कि जब उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमे और एक पल के लिए काव्या पर थमी, तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। यह एक छोटा सा पल था, एक ऐसा क्षण जिसे केवल वे दोनों ही महसूस कर सकते थे। आदित्य की तीव्र और जिज्ञासु निगाहों में वह कुछ था जिसने काव्या को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया। जब मीरा ने उसे बुलाया, आदित्य, मिलिए काव्या से, उसने हंसी के साथ कहा। तुम दोनों को अच्छा लगना चाहिए, आखिर दोनों में कला और साहित्य के प्रति लगाव जो है। काव्या का दिल उसके सीने में जोर से धड़कने लगा जब आदित्य उसकी ओर चला और बिना किसी प्रयास के ध्यान आकर्षित करने वाली उपस्थिति के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। करीब से देखने पर उसकी सजीली जबड़े की रेखा और ऐसी आँख थी जो केवल भावनाओं को नहीं बल्कि व्यक्तित्व को भी पढ़ती थीं। आपसे मिलकर खुशी हुई काव्या, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी और शांत में एक परिचय का भाव था जो उसे सहजता और अजीब सी बेचैनी का एहसास करा गया। मुझे भी, काव्या ने उत्तर दिया, अपनी नजरों को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर थिरक आई। बातचीत साधारण विषयों से शुरू हुई, पार्टी की बातें, मेहमानों पर हल्की हंसी, लेकिन जल्द ही गहरी विषयों पर आ पहुंची। काव्या, जो सामान्यतः सतर्क और शब्दों के प्रति सचेत रहती थी, को अपने अंदर से एक अजीब सी सहजता महसूस हुई, जिसने उसे खुद को आश्चर्य में डाल दिया। तो मीरा ने बताया कि आपको किताबों का शौक है, आदित्य ने अपनी ड्रिंक की चुस्की लेते हुए कहा। शायद आमतौर पर रोमांस उपन्यास नहीं होंगे, मुझे लगता है। काव्या की भौहें हल्की सी ऊपर उठ गईं, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें किरदार अपनी दुनिया को समझने के लिए संघर्ष करते हैं, जहां अंत केवल खुशी का नहीं बल्कि मेहनत का फल होता है। आदित्य ने हंसी के साथ जवाब दिया, एक गहरी आवाज जो उनके आसपास के शोर को काट गई। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि यादगार कहानियां वे हैं जो हमें चुनौती देती हैं। उनकी बातचीत साहित्य, कला और जीवन के छुपे पहलुओं के इर्द गिर्द घूमने लगी, जिन्हें दोनों ने देखा था लेकिन कभी पूरी तरह से खुलकर बात नहीं की थी। आदित्य ने उन लेखकों के प्रति अपने सम्मान को साझा किया जिन्होंने सीमाओं को लांघा, जबकि काव्या ने अपने लिखने के सपने की बात की, एक ऐसा सपना जो उसकी दिनचर्या में अधूरा सा रह गया था। क्यों नहीं किया? आदित्य ने उसकी ओर गहरी निगाहों से देखा। साधारण सा सवाल, लेकिन इसका प्रभाव उसके दिल में गहराई तक जा पहुंचा। काव्या की मुस्कान कुछ पल के लिए धीमी हो गई और वह नजरें झुका ली। जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, उसने धीरे से कहा। अनन्या के छोटे हाथ को अपने में थामे हुए रातों की यादें
अरिजीत के दूर दराज के तटों से आने वाले कॉल्स का इंतजार और उस घर की खामोशी जो गहराती जाती थी। आदित्य की नजरें बदल गईं, एक ऐसा भाव जो समझदारी के साथ कुछ और भी था, जिसे वह पहचान नहीं पाई। बातचीत कुछ क्षण के लिए रुकी, बिना किसी असहजता के, जैसे दोनों उस अनजान से परिचय को समझने का प्रयास कर रहे हों। रात बढ़ती गई और आसपास की हंसी खुशी में उनकी छोटी अनकही दुनिया बन चुकी थी। वे नजरों के आदान प्रदान करते रहे, एक ऐसा मौन संवाद जहां उनकी नजरें एक दूसरे पर कुछ पलों के लिए रुक जाती। जब पार्टी खत्म होने को थी तो मीरा हल्की हंसी के साथ बोली, तुम दोनों को देखो, ऐसे बात कर रहे हो जैसे सालों से जानते हो। आदित्य ने एक भौं उठाई, काव्या की ओर देखते हुए मुस्कुरा उठा, जिसने भी उसे हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, इस सहजता पर ज्यादा नहीं, बल्कि इस पर कि वह कितनी आरामदायक महसूस कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे के संपर्क नंबर साझा किए, किताबों और सिफारिशों की चर्चा के बहाने। जब आदित्य ने विदा ली तो एक नजर से यह वादा किया कि यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। उस रात काव्या जब क्लब से बाहर निकली, उसके सीने में एक उत्साह और अपराध बोध की अजीब सी भावना घुल रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल गया था, जिसे वह अभी नाम नहीं दे पा रही थी। शहर की हलचल के बीच उसकी दुनिया में दरारें उभर आई थीं और उसे पता नहीं था कि उनके भीतर से क्या बाहर आने वाला है। अध्याय 3, बढ़ते संबंध और छिपी इच्छाएं। अगले कुछ महीनों में आदित्य और काव्या की राहें ऐसी आपस में मिल गई जैसे उनकी अपनी कोई जिंदगी हो। जो एक संयोग भरे मुलाकातों और देर रात के संदेशों के रूप में शुरू हुआ था, वह एक स्थायी लय में बदल गया जिसे न तो उन्होंने कभी जोर से स्वीकार किया, लेकिन दोनों इंतजार करने लगे। आदित्य एक लंबी दिनचर्या के बाद कॉल करता, उसकी आवाज थकी हुई परंतु उत्सुक होती, मानो दिन का सच्चा सुकून उसे केवल काव्या से ही मिलता हो। काव्या, जो पहले अपने शाम में अनन्या के होमवर्क में मदद करते हुए या बिना उद्देश्य फोन स्क्रॉल करते बिताती थी, अब खिड़की के पास बैठकर हाथ में फोन लिए उसका इंतजार करती। उनकी बातचीत में एक ऐसी ईमानदारी होती जिसने उन्हें खुद भी हैरान कर दिया। ऐसा मानो रात के देर घंटे, जब बाकी दुनिया सो रही होती, उन्हें उस नकाब को उतारने की इजाजत देते थे जो वे दिन में पहनते थे। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम किसी और की जिंदगी जी रहे हो, काव्या। आदित्य की आवाज में उस रात एक नाजुकपन था। वह अपनी हल्की रोशनी वाली स्टडी में बैठा था, हाथ में आधा खाली व्हिस्की का गिलास, शहर की रोशनी की ओर देखता हुआ। काव्या कुछ पलों के लिए खामोश रही, चांदनी को फर्श पर फैलते देख रही थी। सवाल ने उसके कमरे की खामोशी में गूंज पैदा की, जो एक ऐसे तार को छू गया जिसे वह पहले कभी नहीं छू पाई थी। कभी कभी, उसने धीरे से कहा, अपनी आंखें बंद करते हुए, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही जिंदगी को बाहर से देख रही हूँ, कुछ भी बदलने में असमर्थ। आदित्य की खामोशी ने बहुत कुछ कहा। दोनों समझते थे कि इसका क्या मतलब होता है, एक मुखौटा पहनना, अपने आसपास के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना, जबकि भीतर कुछ ऐसा चाहना जो सच्चा हो। दुनिया उन्हें सफल और विशेषाधिकार प्राप्त मानती थी, लेकिन भीतर वे बस दो आत्माएं थीं जो शांत असंतोष से बंधी थीं। उनकी मुलाकातें अधिक बार होने लगी, जो दिखावे में निर्दोष थी परंतु दिल के अंदर तूफान छुपाए हुए थीं। वे आर्ट गैलरियों में जाते, शांत पार्कों में टहलते जहां बच्चों की हंसी ही पृष्ठभूमि का शोर बनती, और व्यस्त कैफे के कोनों में बैठते जहां उनकी बातचीत में कोई रोक टोक न होती। काव्या को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा था, सच्चे अर्थों में देख रहा था। वहीं आदित्य को एक शांति का एहसास हुआ जो उसकी भव्य जिंदगी में विरले ही मिला करता था। एक बरसाती दोपहर, जब वे मुख्य सड़क से हटकर एक छोटे से कैफे में बैठे थे, काव्या ने अपनी कॉफी का मग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और उनके उंगलियों का हल्का स्पर्श हुआ। उस साधारण स्पर्श ने उसके अंदर एक गर्माहट का संचार किया, और उसने आदित्य को अपनी ओर देखते हुए पाया, उसकी आंखों में अनकहे शब्द झलक रहे थे। खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिसने उन्हें एक ऐसा कोकून बना दिया था जिसमें बाहर की दुनिया जैसे कहीं दूर हो। काश ये हमेशा ऐसा ही होता, आदित्य ने धीरे से कहा, उसकी सामान्य आत्मविश्वासी आवाज में एक दुर्लभ चाहत का स्वर था। काव्या का दिल कस गया। वह कहना चाहती थी कि उसे भी यही चाहिए, लेकिन हकीकत का भार उस पर दबाव बना रहा था। अनन्या की हंसी,
समुंदर से लौटने पर अरिजीत के कदमों की आवाज, वह जीवन जो उसने बनाया था, ये सब एक किले की तरह उसके ऊपर मंडरा रहे थे, उसकी इच्छाओं को कहीं अंदर बंद कर। अरिजीत का कुछ हफ्तों बाद समुंदर से लौटना इस खाई को और गहरा कर गया। उनके पुनर्मिलन में जो कभी उत्साह होता था, वह अब एक दिनचर्या बन चुका था। वे औपचारिक बातचीत करते, अनन्या के स्कूल प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करते और परिवार के कार्यक्रमों में ऐसे शामिल होते मानो उनके चेहरे पर मुस्कान हो परंतु वह आंखों तक न पहुंचती हो। परंतु रात की खामोशी में, जब अरिजीत उसके बगल में गहरी नींद में सो जाता, काव्या जागी रहती, इस एहसास से कि उसने अपने दिल में एक सीमा पार कर ली थी। अरिजीत ने भी यह बदलाव महसूस किया। यह सूक्ष्म था। डिनर के दौरान जिस तरह काव्या की निगाहें उससे हट जाती थीं, जब वह उसका हाथ पकड़ता तो वह थोड़ी दूर रहती। उसे हमेशा पता था कि उसकी नौकरी उनकी शादी के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अब उसके मन में एक अनजाना डर धीरे धीरे पनपने लगा। एक शाम, जब अरिजीत सोफे पर बैठकर पुराने फोटो एल्बम देख रहा था, अनन्या उसकी गोद में चढ़ गई। उसकी छोटी सी उंगलियां उन पुराने पन्नों पर फेर रही थीं। पापा, आप उदास क्यों हैं? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। अरिजीत ने मुस्कुराने का प्रयास किया, उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए। मैं उदास नहीं हूँ, मेरी छोटी चिड़िया, उसने कहा, हालांकि यह शब्द खुद उसे झूठ लग रहे थे। काव्या दरवाजे से यह सब देख रही थी। उसके सीने में अपराध बोध और भ्रम की चुभन थी। वह उनके पास जाना चाहती थी, उन दरारों को भरना चाहती थी जो किसी की नजर में नहीं आई थी, परंतु उसके दिल की खींच उसे अपनी जगह पर जकड़े रही। दिन हफ्तों में बदल गए और आदित्य के साथ बातचीत और मुलाकातें और गोपनीय हो गईं, अधिक तीव्रता से भरी हुईं। जो पहले मासूम था, वह अब एक तूफान बन गया जो कभी भी फूट सकता था। एक शाम, एक असाधारण भावुक बातचीत के बाद, आदित्य ने करीब आकर फुसफुसाया, काव्या, चलो यह दिखावा करना बंद कर दे कि हम नहीं जानते कि यह क्या है। काव्या की सांस हलक में अटक गई। वह इनकार करना चाहती थी, उसे याद दिलाना चाहती थी कि वह शादीशुदा थी, कि उसका परिवार था। परंतु उनके बीच की जगह इतनी अधिक चार्ज थी, उनके चेहरे कुछ इंच की दूरी पर थे। उसके दिल ने उसे धोखा दे दिया जब उसने दूरी को पाट दिया और दोनों का पहला चुंबन वह बंधन बना गया जो इतने दिनों से आकार ले रहा था। जब वे अंततः अलग हुए, तब उनके किए गए काम की सच्चाई उनके बीच भारी होकर लटक गई। दोनों चुप थे, परंतु उस खामोशी में एक फैसला हो चुका था। वह सीमा पार हो चुकी थी और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाओ।